नमस्कार दोस्तों। मैं नरेंद्र कुमार कुलमित्र, सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष मैं एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर जो पंचम प्रश्न पत्र का नाम है उत्तर मध्यकाल से आधुनिक काल तक, ये इकाई 3 का जो टॉपिक है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जो बहुत ही प्रसिद्ध टॉपिक है जिसका नाम है छायावाद। आज हम छायावाद के अंतर्गत छायावाद के जो नामकरण हैं और छायावाद की जो प्रमुख उनकी प्रवृत्तियां हैं, उस काल की विशेषताएं हैं, और छायावाद युगीन प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में और उन रचनाओं की विशेषताओं के बारे में भी आज विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि छायावाद, इसका जो नामकरण है वो किस तरह से पड़ा। बच्चों, इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके पहले जो आधुनिक काल के इतिहास है उसमें हमने देखा था कि आधुनिक काल में पहला जो युग है वो है भारतेंदु युग, उसके पश्चात द्वितीय युग। तो जिस प्रकार से जो भारतेंदु युग अर्थात आधुनिक युग का जो आगमन हुआ था एक हमेशा परंपरा से, और द्वितीय युग का आगमन जो परंपरा से जो काव्य पद्धति, काव्य शैली चली आ रही थी और छंदबद्ध रचना जो की जा रही थी, और ब्रज भाषा जो है वो हमारी हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा थी, उसमें परिवर्तन हुई और द्वितीय युग में पूर्णतः खड़ी बोली हिंदी को एक हिंदी साहित्य की भाषा के रूप में सर्वमान्य रूप से मान्यता प्राप्त हुई। तो फिर भी हम देखते हैं कि जो परंपरा से चली आ रही जो प्रवृत्ति थी उसमें जैसे उन्होंने कविता में जो श्रृंगार की भावना होती थी रीतिकाल वगैरह में, उस श्रृंगार की भावना को जो सिर्फ नारी के सिर्फ मांसल चित्रण करते थे, उसका कहीं न कहीं धीरे धीरे बदलाव आता गया और द्वितीय युग में देश प्रेम की भावना, नारियों के प्रति आदर्श दृष्टिकोण, एक नए प्रतिमान की स्थापना द्वितीय युग में हुई थी। लेकिन एक चीज़ मैं इसके पहले जो द्वितीय युग की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहा था उस दरमियान बताया था कि द्वितीय युग की एक जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो है उसकी स्थूलता के साथ साथ उस काल की प्रवृत्ति थी वो है काव्यों में पौराणिकता। मैंने एक शब्द बताया था इतिवृत्तात्मकता या कथात्मकता। इन्होंने जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को श्री कृष्ण जी को आधार मान करके इन्होंने काव्यों की रचना की, चाहे हम साकेत को ले लें, चाहे अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी की प्रियप्रवास की रचना को ले लें। तो ये तमाम रचनाएं कहीं न कहीं पौराणिक जो हमारे हीरो थे, पौराणिक जो नायक थे, उन्हीं को आधार बना करके ये ग्रंथ या साहित्य लिखे गए और उसमें पौराणिकता से नहीं हट पाए थे। लेकिन उस स्थूलता और उसी इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध एक नई काव्य रचना और नई भावधारा की ओर पदार्पण करती है, वो है छायावाद। यदि हम छायावाद शब्द की यदि व्याख्या करें तो इसके जो उद्भावना है या इसकी प्रकटीकरण का श्रेय जो है हमारे छत्तीसगढ़ के ही एक कवि हैं जिन्हें जाता है उस छायावाद नामकरण करने का श्रेय, वो है श्री मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे जी ने 1920 में
सर्वप्रथम 1920 में जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी। उस पत्रिका का नाम था श्री शारदा पत्रिका। उस पत्रिका में उन्होंने पहली बार छायावाद, एक हिंदी की एक विशिष्ट काव्य शैली जिसे एक नाम दिया गया छायावाद, और उन्होंने हिंदी में छायावाद नाम से 4 निबंध भी लिखे। तो कुल मिलाकर के मुकुटधर पांडे जी को छायावाद के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना है। और उन्होंने एक कविता लिखी थी कुर्री के प्रति। कुर्री एक चिड़िया का नाम है। उस चिड़िया को संबोधित करते हुए उन्होंने एक कविता लिखी थी। उस कविता को ही छायावाद की पहली कविता मानी गई है। और जहाँ तक इसकी समय अवधि की बात है, छायावाद की जो काल अवधि है, समय है, वह सन 1918 से 1936 ईस्वी तक के समय को छायावाद की संज्ञा दी गई है। छायावाद में बाकी युगों में बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन छायावाद में 4 कवियों ने अपना नाम स्थापित किया है। इन चारों कवियों को, एक कवित्री है उनमें 4 स्तंभ के नाम, छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। उनमें पहला नाम है श्री जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी, और चौथा नाम है श्रीमती महादेवी वर्मा जी। प्रसाद जी, निराला जी और पंत जी, इन तीनों को ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से भी जाना जाता है। और महादेवी वर्मा को हम मिला देते हैं तो ये चारों कवि एवं कवयित्री मिला करके छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में विख्यात हैं। तो ये छायावाद की सामान्य परिचय हो गया। इसके पश्चात हम आते हैं अलग अलग हमारे हिंदी के आलोचकों ने, विद्वानों ने और कवियों ने भी छायावाद को उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर अपनी परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की है। तो सर्वप्रथम हम हिंदी के महान समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद क्या है ये जाने। उन्होंने छायावाद को 2 अर्थों में लिया है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम अनेक प्रकार से प्रकट करता है। कहने का मतलब पहला एक भाव लिए हैं, भाव पक्षों को लिए हैं छायावाद के अर्थ में। दूसरे पक्ष में उन्होंने काव्य की उनकी प्रस्तुतिकरण अर्थात काव्य शैली को लिया है। तो उन्होंने रहस्यवाद को लिया है भाव के अंतर्गत, और काव्य शैली के अंतर्गत उन्होंने छायावाद की जो विशिष्ट काव्य शैली है उसको उन्होंने लिया है, जिसमें मैं इसके पहले ही जिक्र किया हूँ, जिसमें उन्होंने चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता, ये इस काल की विशिष्टता है, और जो कि द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मकता के बिल्कुल खिलाफ थे। दूसरे हमारे समालोचक थे डॉक्टर राम कुंवर वर्मा जी। इन्होंने भी छायावाद की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो छायावाद वही छायावाद है। कुल मिलाकर के आत्मा और परमात्मा की जो छाया अर्थात रहस्यवाद को भी यहाँ पर छायावाद में रहस्यवाद जो शब्द है, यदि हम देखें तो भक्ति काल में कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी जी के साहित्य के पश्चात यदि रहस्यवादी प्रवृत्ति यदि हमें देखने को मिलता है तो वो है छायावाद की कविताओं में ही रहस्यवादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध ही छायावाद है। कुल मिलाकर के इन्होंने सीधे सीधे जो द्विवेदी युग में जो प्रवृत्ति स्थूलता से युक्त की जो प्रवृत्ति थी
उसके खिलाफ इतिवृत्तात्मकता के खिलाफ इन्होंने छायावाद के जन्म को बताया है। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कहा है कि छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 1936 के बीच लिखी गई। तो वे आगे लिखते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो कुल मिलाकर के नामवर सिंह जी ने छायावाद की परिभाषा में अपने दो चीज़ें उन्होंने स्पष्ट की है। पहली चीज़, जो काव्य शैली या जो काव्य प्रवृत्ति पुरानी परंपरा से चली आ रही थी उससे मुक्ति, और दूसरी ओर राष्ट्रीय भावधारा या स्वतंत्रता की भाव की प्रवृत्ति इस काल की कविता में विशेष तौर से देखने को मिलती है, जो ब्रिटिश हुकूमत या विदेशी पराधीनता से मुक्त होना चाहती है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं, छायावादी कविता भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। निश्चित तौर से इन्होंने भी इस काव्य की जो शैली पक्ष है उसको भी ध्यान दिए हैं, और इन्होंने व्यक्तिवादिता को इस काल की छायावाद में विशेष तौर से उल्लेख किया है। स्वानुभूति की विवृत्ति यानी व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत तौर से निजी अनुभवों को उसको प्रखर रूप से प्रकट करने को विवृत्ति कहा है। तो इस तरह से है। इसके पश्चात और भी आप देख सकते हैं, महादेवी वर्मा जी का है, सुमित्रानंद पंत जी का भी यहाँ पर मैंने ये जो स्लाइड तैयार किया है उसमें परिभाषा दे रखा है। छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित मानते हैं सुमित्रानंद पंत जी। रोमांटिसिज्म जो कि हमको पाश्चात्य कवियों में विलियम वर्ड्सवर्थ या वर्ड्सवर्थ के जो कविताओं में हमको देखने को मिलता है, वही प्रवृत्ति छायावाद की कविताओं में भी देखने को मिलती है। यदि हम हिंदी साहित्य में यदि देखें तो स्वच्छंदतावाद की शुरुआत हिंदी साहित्य में श्री हमारे आगे चल के करके बताऊंगा, इनका इसने किया था। इसकी प्रवृत्ति सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में जो स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है उसका पहली बार भारत में प्रयोग किया श्रीधर पाठक जी ने हिंदी साहित्य में। हम इसके जब इनकी विशेष छायावाद की विशेषताओं के बारे में जब आगे बताएंगे, स्वच्छंदतावाद भी छायावाद जो कविताएं हैं उनकी मुख्य प्रवृत्तियों में से एक है। तो पहली प्रवृत्ति या छायावाद की पहली विशेषता का हम अध्ययन करते हैं, उसमें पाते हैं कि आत्मा व्यक्ति या जिसे हम व्यक्तिकता कहते हैं इस काल की कविताओं में विशेष तौर से देखने को मिलती है। यदि हम ये कहें कि व्यक्तिवाद की प्रधानता थी इस काल में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस काल के कवियों ने अपने काव्य में अपने निजी सुख दुख, उतार चढ़ाव, आशा निराशा, जितनी भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव है, सब बातों को, निजी अनुभवों को, निजी पीड़ा को, निजी दुख दर्द को उन्होंने खुल करके अपने काव्यों में प्रकट किए हैं। चाहे हम जयशंकर प्रसाद जी की आंसू काव्य खंड को ले लें, सुमित्रानंद पंत की उच्छ्वास कविता को ले लें, चाहे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के सरोज स्मृति जो कि अपनी पुत्री के निधन के पश्चात उन्होंने लिखी थी, वो शोक गीत है। इन तमाम कृतियों में उनकी शुद्ध आत्माभिव्यक्ति है जो कि विशुद्ध तौर से व्यक्तिक उतार चढ़ाव या सुख दुख की प्रवृत्ति पर आधारित है। यही व्यक्तिवादी या शोक की प्रवृत्ति है। इसमें हम देख सकते हैं मीराबाई की 4 पंक्ति यहाँ प्रस्तुत है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वहीं अपनी आंसू कविता में प्रसाद जी कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो चलते हैं छायावाद की दूसरी प्रवृत्ति विशेषता पर। इस काल की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता है, वो है प्रकृति प्रेम और प्रेम का व्यंजना। जो छायावादी कवि है का मन जो है प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। चाहे हम जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी को ले लें, चाहे उसके लहर को ले लें, सुमित्रानंदन पंत जी को तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। चाहे हम निराला जी की कविताओं में देखें, कहीं न कहीं छायावाद की इन कवियों ने जी भर के प्रकृति के सौंदर्य का खुलकर चित्रण किया है। डॉक्टर देवराज जी एक जो आलोचक हैं, तो यहाँ तक कहते हैं कि छायावादी काव्य को प्रकृति काव्य ही कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खास बात यह है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण कई रूप में किए हैं, आलंबर रूप में किए हैं, उद्दीपन रूप में किए हैं, तो कहीं कहीं पर उसका प्रकृति के मानवीकरण भी उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। तो कहीं पर उन्हें नायिका के रूप में या नारी के रूप में भी उसका चित्रण, प्रकृति का चित्रण किया है। और प्रकृति के माध्यम से ही उन्होंने जो आत्मा और परमात्मा वाली बात है, अर्थात रहस्यात्मक प्रवृत्ति भी इनकी प्रकृति चित्रण में दिखाई देती है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें नारी को एक नायिका के रूप में चित्रित करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर रूपक अलंकार का इतना बढ़िया समा बांध दिया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, मतलब अंबर रूपी पनघट में डुबो रही, तारा घट, तारे रूपे घड़े को उषा नागरी, मतलब उषा रूपी नायिका। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर निराला जी ने संध्या सुंदरी को नायिका के रूप में चित्रित किया है। दिवस का अवसान समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी। तो इस तरह से प्रकृति का खूबसूरत चित्रण छायावादी कवियों ने किया है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना धारा। यदि हम देखें तो भारतेंदु युग से लेकर के जितने भी हमारे विशेष तौर से प्रयोगवादी कविता तक या प्रयोगवादी कविता से पहले यानी प्रगतिवादी कविता तक ऐसी कोई भी वाद नहीं है, ऐसी कोई भी काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना ना हो। लेकिन यह छायावाद का काल, यह वही काल है, यह वही समय है जब हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में उपनिवेशवाद और विदेशी सत्ता की हुकूमत इस देश में कायम थी। 1918 से 1936 जो कि छायावाद की समय अवधि है, यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश हुकूमत का सत्ता कायम थी। तो कहीं न कहीं हमें छायावादी कवियों में, उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम की जो व्यक्ति है मुखर होकर के दिखाई पड़ती है। यहाँ पर अपने नाटक में उन्होंने एक नाटक में भी एक बहुत ही खूबसूरत देशभक्तिपूर्ण कविता लिखी है। हे माद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इतना ही नहीं, अपने क्या बोलें उसको, निराला जी भी माँ सरस्वती से, माँ वीणा पाड़ी से एक विशिष्ट स्वतंत्रता की
मांग करते हुए माँ वीणापाणी के सामने याचना करते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणावादिनी वरदे। अगली महत्वपूर्ण इस काल की विशेषता है वो है रहस्य अनुभूति। छायावादी कवि जो है उनमें रहस्यवादी प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक देखने को मिलती है। वह प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में उस अदृश्य जो अगोचर ईश्वर है उसकी अनुभूति वो साक्षात करता है। मैं इसके पहले भी बताया हूँ, उन्होंने अपनी प्रकृति चित्रण में ही रहस्यवादी जो प्रवृत्ति है उसका सीधा सीधा आरोपण किया है। यदि हम उनके रहस्यवाद में प्रेम को देखें, अज्ञात सत्ता या उस अज्ञात ईश्वर के प्रति प्रेम को देखें तो 3 स्तर दिखाई देता है। पहले स्तर में तो हम देखते हैं कि उस अदृश्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आकर्षण भाव है। दूसरे स्तर पर एक दृढ़ अनुराग या प्रेम दिखाई देता है और तीसरे स्तर पर विरह की अनुभूति होता है। और एक चौथा स्तर भी होता है जिसमें बताया है एक दीर्घ आनंद की प्रवृत्ति। तो इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पर मैं कामायनी की 4 पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसमें हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने रहस्यवादी प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। हे अनंत रमणी कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, ऐसे हो क्या हो इसका तो भार विचार ना सह सकता। ऐसे ही तुम और मैं, हम कविता में निराला जी प्रस्तुत करते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता, मैं कांत कामनी कविता। छायावादी कविताओं में 5वीं महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर प्रस्तुत है जो है वेदना, निराशा और करुणा की विवृत्ति। छायावादी कविता में वेदना की अभिव्यक्ति करुणा और निराशा के रूप में हुई है। छायावादी कवि सौंदर्य प्रेमी होता है किंतु सौंदर्य की क्षण भंगुरता को देख उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। हम ज़्यादातर जो छायावादी कवि हैं उनमें देखेंगे कि कहीं न कहीं उनके हृदय में जो प्रेम की असफल होने पर उनकी अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता या प्रेमिका की निष्ठुरता, ये तमाम चीज़ें उनकी कविता में दिखाई पड़ती है। प्रसाद ने तो अपनी आंसू कविता में वेदना को साकार कर दिया है। और पंत जी ने जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वो तो करुणा से ही, करुणा की जो मूल प्रवृत्ति है उसी से ही काव्य का जन्म बताया है। वो कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। इस कविता के माध्यम से इस सृष्टि के प्रथम कवि वाल्मीकि, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी की जो कविता जब प्रस्फुटित हुई थी इस पंक्ति के माध्यम से उसी ओर संकेत किया गया है। अगली जो विशेषता है छायावाद की वो है नारी सौंदर्य का अमंसल चित्रण। अमंसल मतलब होता है स्थूल चित्रण से अलग सूक्ष्म चित्रण इन्होंने किया। इसके पहले हमने नारी का चित्रण का विशेष तौर से आपको ध्यान होगा तो रीतिकाल के विशेषता में हमने देखा था, उन्होंने नारी का सिर्फ शारीरिक या मांसल चित्रण किया है। यानी उन्होंने नारी की भावनाओं की ओर, उनके हृदय की ओर ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा आकर्षण, पूरा ध्यान उनके शरीर चित्रण पर, शारीरिक सौंदर्य चित्रण पर ही रहा। तो इसके विपरीत जो छायावादी कवि हैं नारी के सौंदर्य का चित्रण तो किया लेकिन उनके बाहरी सौंदर्य पर ध्यान ना देते हुए हृदयगत सौंदर्य पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो इन्होंने नारी को वासना
के साधन के रूप में ना मान करके, चाहे वो प्रेयसी के रूप में माना हो, चाहे जीवन के सहचरी, माँ या स्त्री को कोई रूप में भी माना हो, लेकिन उनके आंतरिक सौंदर्य का चित्रण किया है। मानसल चित्रण इसी के कवियों ने नहीं किया है। तो यहाँ पर प्रसाद जी की एक कविता जो कि उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी में लिखा है, श्रद्धा के चित्रण में तो एक विशेष रूप से, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है मानवतावाद। छायावादी कवियों की ये खास विशेषता है कि ये इनकी कविताओं में हमें मानवतावाद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये वही समय है जब प्रथम विश्व युद्ध का समय है, जब युद्ध के भयंकर परिणाम को देख करके इन कवियों का हृदय में मानवतावाद के जो भाव है वो जाग उठे थे। चाहे हम प्रसाद जी की कामायनी कृति को लें, निराला जी की तुलसीदास जी कृति को लें, या इसमें कहीं न कहीं एक नव मानवतावाद की स्थापना इन्होंने किए हैं। मनु को भी एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है और कहीं न कहीं उन्होंने मानवतावाद की स्थापना की है। वैसे ही राम की शक्ति पूजा में एक साधारण मनुष्य के रूप में और जो मनुष्य के विजय होने की कामना निराला जी ने की है। तो छायावाद कवि मानव प्रेम, उदारता, करुणा, विश्व बंधुत्व की भावना को अपनी कविता में स्थान दिया है। पंत जी मानव प्रेम पर कहते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। कहीं न कहीं एक नव मानवतावादी रचना का जो बाद में उनका चित्रण होता है पंत जी का। पंत जी शुरू में छायावादी कवि थे, बाद में उनकी कविताओं में प्रगतिवादी स्वर फूटे, तत्पश्चात उनमें मानवतावादी स्वर भी दिखाई दिया। तो उसी समय की ये पंक्ति है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। अगली विशेषता है स्वच्छंदतावाद इस काल की। जैसा कि मैं पहले ही जिक्र किया था कि श्रीधर पाठक जी हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद के जन्मदाता हैं। स्वच्छंदतावाद की खास बात ये होती है कि स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति वाले जो कवि हैं वो समाज, राज्य, कविता और जीवन के तमाम स्तरों पर, किसी भी स्तर पर रूढ़ियों का विरोध करते हैं। इनमें कठोर अनुशासन देखने को मिलता है। साथ ही इन कवियों में पुरातन पंथी विचारधारा, धार्मिक जो विचारधारा है, इसका कहीं न कहीं इनमें जिनमें अंधविश्वास होता है इसका खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। और स्वच्छंदतावादी जो कविता है उनमें सौंदर्य का वर्णन, प्रेम का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, राष्ट्र प्रेम की भावना, रहस्यवादी भावना और अपने जो निजी सुख दुख है अर्थात जो व्यक्तिकता की भावना, ये सारी चीज़ें इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और यही प्रवृत्ति कहीं न कहीं हमें छायावाद की कवियों में भी देखने को मिलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल की, वो है दार्शनिकता। छायावाद कवियों में प्रकृति चित्रण के माध्यम से ही सही उन्होंने वेदांत के आनंदवाद को लिया है। बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव इनके कविताओं में देखने को मिलता है। साथ ही हमें गांधी दर्शन का भी इनकी कविताओं में रूप देखने को मिलते हैं। धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों, बाह्याचारों से मुक्त व्यापक मानव हित को इन्होंने श्रेष्ठ बताया है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। समाज के क्षेत्र में इन्होंने
समन्वयवाद की प्रस्तुतिकरण किया है। ज्ञान अधूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, दोनों मिल एक ना हो सके, यही विडंबना है जीवन की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दार्शनिकता की प्रवृत्ति इन छायावाद की कविताओं में। आगे हम देखते हैं कि इनके कविताओं में जो कला पक्ष में विशेष तौर से, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इनकी छायावाद को दो ढंग से हम जान सकते हैं। एक इनकी भावधारा जो कि रसात्मकता से परिपूर्ण है, तो दूसरी ओर इनके काव्य शिल्प की दृष्टि से, जिसमें इन्होंने स्थूलता का विरोध किया और सूक्ष्मता का चित्रण किया है। तो भाषा की जहाँ तक की बात है, इनकी कोमल कांत पदावली इनकी भाषा है। साथ ही जहाँ द्विवेदी युग में संस्कृत निष्ठ शब्दों और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग का जो प्रचलन आगे बढ़ा, उसी को और उसको आगे बढ़ाते हुए ये छायावाद के चारों स्तंभ ने विशुद्ध परिमार्जित हिंदी और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अपनी कविताओं में इन्होंने किया है। तो इसके साथ ही इनकी कविताओं में की जो दार्शनिकता, रहस्यवादी जो भावना है, उसके कारण इनकी कविताओं में प्रतीकात्मकता है, चित्रात्मकता है और सांकेतिकता है। जहाँ तक अलंकारों की बात है, इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ प्रकृति चित्रण में इन्होंने सबसे ज़्यादा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो बच्चों, इसके पश्चात हम देख लेते हैं कि हमारे जो छायावादी कवि हैं उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जिनका जन्म 1889 और निधन 1936 ईस्वी में हुई थी, इनकी छायावादी 4 रचनाएं थी। झरना जो 1918 में प्रकाशित हुई, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। कामायनी इनके महाकाव्य है, ठीक है, जो महाप्रलय की घटना पर आधारित एक महाकाव्य है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेमपति, करुणालय, महाराणा का महत्व। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में और इनका निधन 1963 ईस्वी में हुई थी। इनकी छायावादी प्रमुख रचनाओं में है अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में और तुलसीदास 1938 में। अन्य रचनाओं में हैं इनके कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत गुंज और अपरा। इनकी जो फिर अगले हमारे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुई थी और निधन 1977 ईस्वी में। छायावादी जो रचनाएं हैं उनमें है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवादी इनकी रचनाएं थी ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। और नवमानवतावादी काव्य है जिसमें लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर एक भाव, क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, पौ फटने से पहले, समाधिता, शशि की तरी। ये बता दूं कि चिदम्बरा ये भी महाकाव्य था जिसपे इन्हें सुप्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनके अरविंद दर्शन से प्रभावित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनमें है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। इनके कुछ काव्य नाटक भी इन्होंने लिखे हैं जिनमें है रजत शिखर, शिल्पी, सवर्ण, प्रतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया, मानसी, ज्योत्सना। और छायावाद के 4 स्तंभ में चौथी स्तंभ है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 ईस्वी और निधन 1987 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृति है निहार जो 1930 में प्रकाशित हुई थी।
रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में, सांध्य गीत 1936 ईस्वी में और आखिरी कृति है यामा 1940। बच्चों ये यामा जो कृति है इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, इन सांध्य गीत आदि कृतियों की जो चयनित कविता है उसका संग्रह है यामा में। और इस यामा कृति के लिए ही महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो छायावाद काव्य धारा है वह हिंदी साहित्य के उत्थान में, खड़ी बोली हिंदी के उत्थान में और हिंदी साहित्य को और अधिक समृद्ध बनाने में इस काल का विशेष महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सभी को धन्यवाद।